आज हमें सच्चाई को जानना होगा। अगर हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, बीमारी के कारण को जानेंगे नहीं, बीमारी को दूर नहीं करेंगे, तो क्या दर्द का अंत हो जाएगा? जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति जिसके यहां पानी की सप्लाई हो रही है, पानी में बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया वाले पानी को पीने से पेट में भयंकर इन्फेक्शन हो जाए, पेट में पानी पानी हो जाए, पेट में दर्द पैदा हो जाए और वो पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को पता लगे कि ये जो पानी पीता है उस पानी में बैक्टीरिया है जिससे इसको पेट में गंभीर इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर उसको दवाई दे और साथ में यह भी कहे कि तुम्हारा ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इन्फेक्शन पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये बैक्टीरिया वाला पानी पीना बंद करना पड़ेगा। या तो आरओ का पानी पियो या उबाल कर पानी पियो और 5 दिन ये दवाई खाओ तो तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम्हारा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके बताने के बावजूद, डॉक्टर के बताने के बावजूद, तो दवाई के बावजूद अगर पीड़ित व्यक्ति उसी प्रदूषित पानी को पिएगा और फिर दवाई भी ले ले, ईमानदारी से बताओ, उसी प्रदूषित पानी को पीकर फिर दवाई ले तो क्या उसका पेट ठीक हो जाएगा? क्या उसका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने तो उस वक्त इस बीमारी के कारण को जान लिया था कि ये वर्ण व्यवस्था और ये जातिवाद हमारी बीमारी का कारण है। जान लिया था ना। अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्योंकि तुम सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हें निश्चित तौर पर आज इलाज देकर जाऊंगा और इस गारंटी के साथ इलाज करूंगा कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर समाज के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम जड़ से खत्म कर देंगे। ये मंत्री की कुर्सी, एमपी एमएलए की कुर्सी टेम्परेरी होती है। 5 साल के लिए बन गए, उसके बाद फिर उसी जनता के पास जाना और जरूरी नहीं है दोबारा जीत जाओ। और मंत्री कोई जिंदगी भर के लिए नहीं बनता। और जो जिंदगी भर बन रहे मंत्री के रूप में मर गए, क्या आज उनका कोई नाम लेने वाला है? एक बार मंत्री बन जाओ चाहे पूरी जिंदगी बने रहो, महत्वपूर्ण मंत्री बनना नहीं है। महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें मंत्री क्यों बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें एमपी एमएलए क्यों बनाया, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने हमें जज, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट और ब्यूरोक्रेट बनने का अवसर क्यों बनाया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तो अपने 4-4 बच्चे हम लोगों के लिए गंवा दिए, अपनी पत्नी को जवानी में खो दिया। आखिर ये कुर्बानी उन्होंने किसके लिए दी? अगर यही सब हो रहा था, सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर आज होते तो आज फिर से वो रो रहे होते। क्योंकि जो बीमारी का कारण खोजकर वो इलाज बता कर गए, हमने उस इलाज को नहीं अपनाया। अब वो बीमारी के बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे तो आज ही इलाज बता के जाएंगे और 2 साल के अंदर अगर पूरी तरह बीमारी खत्म ना हो जाए तो राजेंद्र गौतम को किसी चौराहे पे खड़े करके फांसी से लटका देना, बशर्ते कि जो इलाज बताऊं उस इलाज को आपको करना होगा। अगर मैं ईमानदारी से पूछूं तो ईमानदारी से आप लोग सब बताइए, हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो किस कारण से होता है? जाति के कारण से। कितने लोग यहां सहमत है इस बात से कि हमारे साथ जो उत्पीड़न होता है वो जाति के कारण से होता है? जितने लोग हैं सब सहमत है? तो भाई फिर एक बात बताओ,
अगर जाति के कारण से ही उत्पीड़न होता है तो फिर हम लोग जातियों को जिंदा क्यों रखे हैं? अगर जाति की वजह से उत्पीड़न है तो जातियों को खत्म करने के लिए हमने क्या किया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, आपके आगरा से यमुना नदी गुजरती है, कानपुर से गंगा नदी गुजरती है, इसी प्रकार पूरे देश में गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, न जाने कितनी नदियां देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हैं। लेकिन वो सारी की सारी नदियां जो अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, वो नदियां गिरती कहां हैं? समुद्र में गिरती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र में जाकर एक लोटा पानी निकालकर यह बता सकता है कि इस लोटे में जो पानी है वो कौन सी नदी का पानी है? नहीं बता सकता ना। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जिस प्रकार अनेकों जातियां जब बौद्ध बन जाएंगी तो अपनी पहचान खो देंगी और बौद्ध कहलाएंगी। यानी जाति रूपी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बताकर गए। अगर जातियां ही सारे दुख और उत्पीड़न का कारण है तो जातियों का नाश करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध का धम्म देकर गए। हम सब कहते हैं हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम सब कहते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, और आगरा तो वैसे भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट और आंदोलन का गढ़ है। फिर यह गढ़ इतना सूना और खाली क्यों? कहां गया वो बुद्धप्रिय मौर्य जी का समय? कहां गया वो बहन मायावती जी का समय? क्या हम लोगों के शरीर के अंदर खून नहीं बचा? क्या हम लोगों को अपनी बहन बेटियों की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी को जन्म से नीच बनाती हो और किसी को जन्म से ऊंच बनाती हो, क्या ऐसी सामाजिक व्यवस्था में आप बने रहना चाहोगे? ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी हमारे युवा को मूंछ रखने पर हत्या कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारे बच्चों को घोड़े छू लेने पर हत्या कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारे भाइयों के मंदिर प्रवेश करने पर हत्या कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हमारे भाइयों का कत्ल कर देती हो, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद उनकी हत्या कर देती हो, और ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हत्या करने वाले लोगों के समाज के लोग हत्यारों के फेवर में महापंचायत करते हो, क्या हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था में बने रहना चाहिए? नहीं बने रहना चाहिए तो फिर हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों करें? जो सामाजिक व्यवस्था हमारा उत्पीड़न करती हो, हम ऐसी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों कर रहे हैं? अरे इसी सामाजिक व्यवस्था ने तो 4000 साल तक हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने से दूर रखा, हमारे समाज के लोगों को व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के दूर रखा, हमारे समाज के लोगों को लगभग 4000 साल तक संपत्ति इकट्ठा करने पर बंदिश रखा। इसी सामाजिक व्यवस्था ने हमारी बहन बेटियों की हजारों साल से इज्जत लूटकर और हमारे द्वारा विरोध करने पर हमारी झोपड़ियां जलाई हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में हम क्यों बने रहे? ऐसी सामाजिक व्यवस्था को हम लोग क्यों मजबूत करते हैं? क्या आप लोगों को इस बात की चिंता है? क्या इस बात पे चिंता नहीं होनी चाहिए? हम लोगों ने यह सर्वे करवाया कि देश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जज हैं, वो जज सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। हम लोगों ने इस बात का भी सर्वे करवाया
कि भारत में जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर हैं, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। तो सर्वे में निकल कर आया 98% माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के सीनियर जजेज, देश के सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर, वो सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल ज्यादा क्यों खुल रहे हैं? इसके पीछे, षड्यंत्र के पीछे कौन है? क्या आप लोग इस बात को जानते हैं? पहले सरकारें थी जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया, एयर इंडिया को सरकार के अधीन लिया, जिन्होंने देश के इतने सारे सार्वजनिक उपक्रम बनाए, जिन्होंने गांव-गांव तक स्कूल खोलने का संकल्प लिया। और एक आज ऐसी कौन सी व्यवस्था, कौन सी वो सरकारें हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति लाकर प्राइवेट स्कूल खोलना शुरू किया और सरकारी स्कूल बंद करना शुरू किया। और पिछले लगभग 15 से 20 सालों में जो सूचना के अधिकार से हमें सूचना मिली है कि 15 से 20 सालों में 2.25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद हो गए हैं। जिन स्कूलों में 3000 से कम बच्चे हैं, उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जा रहा है। कहा तो संकल्प ये था गांव-गांव तक स्कूल खोलो ताकि सब पढ़ पाए, और कहा अब फिर 15-15, 20-20 गांव में एक स्कूल होगा। स्कूल बाकी बंद हो रहे हैं। स्कूल बंद होंगे तो किन के बच्चे होंगे जो स्कूलों में जाना बंद करेंगे? अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।